हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार एग्जाम्पल पे। मैं हूं शेखर सिंह। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी कि इस पृथ्वी पे भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हम जानेंगे कि भारत के कुल कितने नाम हैं, इस भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, इसमें कुल कितने लोग निवास करते हैं, इसमें कुल कितना प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के अन्य नाम, यानी कि भारत के कुल कितने नाम हैं। तो भारत के कुल 5 नाम हैं। भारत के कुल कितने नाम हैं? 5 नाम हैं। इन 5 नामों को हम लोग समझेंगे। तो पहला नंबर पे इस देश का नाम है भारत, और दूसरा नंबर पे जो है इस देश का नाम है हिंदुस्तान, और तीसरा नंबर पे इस देश का नाम है इंडिया, और चौथे नंबर पे इस देश का नाम है आर्यावर्त, और पांचवा जो इस देश का नाम है वह नाम है जम्बू द्वीप। अब इतना तो हम समझ गए कि भारत के कुल कितने नाम हैं। तो भारत के कुल 5 नाम हैं, और इन 5 नामों का नामकरण करने का उद्देश्य क्या रहा, कारण क्या रहा कि इस देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त या जम्बू द्वीप रखा गया। तो हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो पहला हमारा है भारत, यानी कि भारत, इस देश का नाम भारत क्यों रखा गया? तो आर्यों के जो प्रतापी शक्तिशाली राजा थे उनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम रखा गया भारत। अब दूसरा समझेंगे हिंदुस्तान। तो जब ईरानी लोग भारत में स्थल मार्ग से, यानी कि पैदल जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए, तो सिंधु नदी को उन लोगों ने हिंदू नदी कहा तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। अब तीसरा हम समझेंगे इंडिया। जब यूनानियों ने हमारे देश में व्यापार करने के लिए आया तो उसी सिंधु नदी को इन लोगों ने इंडस नदी कहा, और इस देश को, यानी कि क्षेत्र को, इंडिया कहा। चौथा नंबर समझेंगे आर्यावर्त, क्यों इस देश का नाम रखा गया? तो भारत के उत्तर में बसने वाले आर्यों के नाम पर ही इस देश का नाम आर्यावर्त रखा गया। अब पांचवा जो है जम्बू द्वीप, इस देश का नाम क्यों रखा गया? तो आज के इस आधुनिक युग में जिस प्रकार यह पृथ्वी 7 महाद्वीपों में विभाजित है, उसी प्रकार आज से कई हजारों साल वर्ष पहले द्वापर और त्रेता युग में भी यह पृथ्वी 7 महाद्वीपों में विभाजित थी। हम लोग आज जिस द्वीप पे रहते हैं, इस द्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप, लेकिन उस त्रेता और द्वापर युग में भी इस द्वीप का यह द्वीप था, और इस द्वीप का नाम जो था वह द्वीप नाम था जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है भारत, लेकिन हम लोग इसको संपूर्ण रूप से जम्बू द्वीप ही कह लेते हैं। तो भारत के यह 5 नाम आप समझ गए। अब इसके बाद हम समझेंगे कि भारत किस अक्षांश तथा किस देशांतर में स्थित है। अब अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या है, पहले इसको समझेंगे। यह गोला मैंने बनाया हूं, इस गोले के माध्यम से मैं पृथ्वी को दर्शा रहा हूं। यह समझिए कि पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच से एक रेखा जाती है, ठीक है जी। और जो इस रेखा है, इस रेखा को भी हम 4 नामों से जानते हैं: भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा या इक्वेटर लाइन। इसका 4 नाम पहला होता है भूमध्य रेखा भी कह लीजिए, या विषुवत रेखा कह लीजिए, या 0 डिग्री रेखा कह लीजिए, या इक्वेटर लाइन कह लीजिए। तो इसका 4 नाम है। अब हम समझेंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत किस अक्षांश में पड़ता है और किस देशांतर में पड़ता है। तो देखिए, जब ग्लोब आप देखेंगे तो जो इस तरह लाइन होती है क्षैतिज दिशा में जो होती है, इसको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। जैसे ऐसे लाइन रहेगा तो इसको हम कहेंगे अक्षांशीय रेखा। ऊपर भी अब देखिए, यह जो मध्य वाली रेखा है ना, भूमध्य रेखा जो है, तो इसके ऊपर वाले हिस्सा को हम कहते हैं, इसके ऊपर वाले हिस्सा कहते हैं उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और नीचे वाली रेखा को हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। और अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं? तो जो लाइन खींची गई है सब अक्षांशीय रेखा है। अब यह बीच के ऊपर वाले जो हिस्सा कहलाता है उत्तरी, और ये नीचे वाला जो कहलाता है दक्षिणी। अब देखिए, ये एक ऐसे भी रेखा होती है,
जब आप ग्लोब देखेंगे तो जो इस प्रकार खड़ा रेखा होती है उसी रेखा को हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो इस देशांतर के मध्य जो रेखा होती है इसके इधर वाला जो होता है पश्चिमी देशांतर होता है। कौन सा देशांतर? पश्चिमी देशांतर। और इधर वाला, इसके इधर वाला हिस्सा जो होता है वह होता है पूर्वी देशांतर। तो जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो भारत आपका यहीं पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यहीं पे। तो देखिए अब समझिए कि भारत किस अक्षांश में स्थित है। तो देखिए इधर वाला आपका दक्षिण होता है, दक्षिणी अक्षांश, और ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश। तो किस अक्षांश में है? तो ऊपर में है, यानी कि भारत किस अक्षांश में पड़ता है? उत्तरी अक्षांश में। और किस देशांतर में पड़ता है? तो पश्चिमी देशांतर हो गया। और इसके इधर देखेंगे तो पूर्वी देशांतर हो गया। यानी कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। इसको भी आप लोगों ने आसानी से समझ लिया। अब तीसरा हम समझेंगे भारत की राजधानी। तो भारत की राजधानी तो हर लोग जानते हैं कि भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। अब समझेंगे उत्तर से दक्षिण, यानी कि अब देखिए यह जो मैं बनाया हूं यह है उत्तर, और यह है दक्षिण, और यह है पश्चिम, और यह है पूरब। तो आपको बताना है कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है कितनी है? तो 3214 किलोमीटर जो है भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई है। यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिम से लेकर के और पूरब तक के भारत की जो लंबाई है वह लंबाई कितनी है? तो वह है 2933 किलोमीटर। बस आप समझ गए ना कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है। अब हम समझेंगे, यह भी आप समझ गए। अब समझेंगे क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। हम समझेंगे कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि यह वाला हिस्सा जो है भारत का जो है पूरा क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान रखता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है पहले उसको हम समझेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर। ये तो भारत का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इस विश्व में भारत का कौन सा स्थान है तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सा स्थान? 7वां स्थान। 7वां स्थान। अब पहला पे कौन सा देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो पहला नंबर पे सबसे बड़ा जो देश है वह है आपका रूस, और दूसरा नंबर जो सबसे बड़ा देश है वह है आपका दूसरा नंबर पे जो सबसे बड़ा देश है वह है आपका कनाडा। तीसरा नंबर पे जो सबसे बड़ा देश है वह है चीन, और चौथे नंबर जो सबसे बड़ा देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका। और पांचवा पे जो सबसे बड़ा देश है वह है ब्राजील, और छठवां नंबर पे जो सबसे बड़ा देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद किसका नंबर आता है? अपने देश का। 7वां पे कौन सा है? भारत। ठीक है जी, 7वां पे जो है भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि सबसे बड़ा जो है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत है। इसको भी आप समझ लिए। अब समझेंगे जनसंख्या। तो भारत की जो जनसंख्या है वह है 1,21,8,54,977 व्यक्ति हैं। इसमें महिला पुरुष बच्चे सब मिला करके इतना भारत की जनसंख्या है। लेकिन यह आंकड़ा कब का है? तो यह 2011 का आंकड़ा है। भारत में प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो 2011 के बाद 2021 की जनगणना अभी प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही प्रारंभ होगी। कोरोना काल की वजह से अभी यह जनगणना शुरू नहीं हो पाई है, इसलिए अभी 2021 का आंकड़ा नहीं आ पाया। अंग्रेजों ने भारत में जनगणना जो है 1872 से प्रारंभ किया था, लेकिन पूरे भारत का जनगणना वो लोग नहीं कर पाए किसी कारणवश। और पूरे भारत की जो जनगणना हुई 1881 ईस्वी में पूरे भारत का संपूर्ण रूप से जनगणना हुआ, और 81 से लेकर के और अब तक यह जनगणना की जो नीति है चली आ रही है। प्रत्येक 10 साल पे भारत की जनगणना होती है। तो इसको भी आप समझ लिए जनगणना कितनी
है और अभी 2021 का जो है जनगणना का आंकड़ा अभी नहीं है, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। अब समझेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान है वो? दूसरा स्थान। पहले नंबर पे जनसंख्या किसकी है सबसे अधिक? चाइना का। और दूसरे नंबर पे उसी का पड़ोसी, यानी कि हमारा पड़ोसी कहिए या उसका पड़ोसी कहिए, भारत। दूसरे नंबर पे कौन सा है? भारत। अब हम समझेंगे कि भारत में राज्यों की संख्या। तो भारत में राज्यों की संख्या जो है, भारत में राज्यों की संख्या जो है 28 है। 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में कुल 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं, इसलिए कि 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश यानी कि केंद्र से संबंधित जो है राज्य बना दिया गया, इसलिए 29 में से एक घट जाएगा तो 28, इसलिए वर्तमान में 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो भारत में मौजूदा यानी कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और ये जम्मू कश्मीर को काट करके जब 2 हिस्सा में बना दिया गया तो 7 दोनों केंद्र शासित प्रदेश होंगे। लेकिन उसी के बाद 26 जनवरी सन 2020 में मोदी जी ने दमन एवं दीव और नागर एवं हवेली को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसमें से एक फिर घट जाएगा, इसलिए वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। स्थलीय पड़ोसी देश का मतलब ये हुआ कि भारत के से जमीन के साथ सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं। तो भारत के साथ जमीन के साथ सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन वो जमीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, समुद्री पड़ोसी देश है। सेशेल्स भी इधर है, इधर आपका मॉरिशस भी है, इधर आएंगे तो आपका इंडोनेशिया है। तो यह जो है जमीन के साथ ये लोग सीमा साझा नहीं करते हैं, समुद्री सीमा साझा करते हैं। लेकिन जमीन से जो सीमा साझा करता है तो उसमें से सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है ये बांग्लादेश। उसके बाद हमारे साथ जो है दूसरे नंबर पे चीन सीमा साझा करता है, वह 3488 किलोमीटर, ये सब किलोमीटर हैं। और तीसरे पे हमारे साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान, वह हमारे साथ सीमा साझा करता है 3323 किलोमीटर। चौथे पे हमारे साथ सीमा साझा करता है नेपाल, 1751 किलोमीटर हमारे साथ। यह वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेपाल है। नेपाल के बाद हमारे साथ बर्मा, यह हमारे साथ सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। बर्मा के बाद हमारे साथ जो है भूटान सीमा साझा करता है। भूटान यह कितना सीमा साझा करता है? तो 699। बस यही है भूटान, जो उठा हुआ हिस्सा है बस इतना ही है भूटान। नहीं उठा हुआ नहीं, जो यहाँ पर किनारे यहाँ बच रहा है यह वाला हिस्सा, यह है आपका भूटान। भूटान के बाद यह है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ जो है 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश है तो है बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है तो है अफगानिस्तान। कौन? अफगानिस्तान। यहीं पे है अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर। अब इसके बाद हम समझेंगे, ये आप समझ गए, इसके बाद हम समझेंगे भारत में द्वीपों की संख्या। तो भारत में मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें मैं बतलाया था कि भारत में जो द्वीपों की संख्या है 248 है। उसमें से 205 जो द्वीप हैं और जो है कि बंगाल की खाड़ी में, और 43 यानी कि 43 द्वीप जो हैं आपके अरब सागर में पड़ते हैं। तो अब हम सब जानेंगे भारत का लिंगानुपात। लिंगानुपात को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स रेशियो। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो भारत पे प्रत्येक 1000 पे महिलाओं की जो संख्या है, 1000 पे महिलाओं की जो संख्या है 943 है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। अब समझेंगे भारत का उत्तरी बिंदु तथा दक्षिणी बिंदु का नाम। तो उत्तरी बिंदु यहाँ होगा, दक्षिणी बिंदु नीचे होगा। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा काल। ऊपरी जो बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा काल। और जो दक्षिणी स्थलीय जो बिंदु है उसका नाम है
कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे भारत बस इतना ही थोड़ी ना, जो मैं फिगर बनाया हूं इतना ही नहीं भारत है, इसके इधर जो आप बनाएंगे तो लक्षद्वीप होगा, इधर बनाएंगे आप बिंदी बिंदी देखे होंगे मैप में, तो इधर अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार में एक जो लास्टतम छोर है, अंतिम छोर है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब आप अगला समझेंगे, ये भी समझ लिए, ये भी समझ लिए, अब यह समझेंगे कि भारत का पश्चिमी और पूर्वी बिंदु का क्या नाम है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु यानी कि गुजरात है, गुजरात ही भारत का जो लास्ट छोर है, और उस बिंदु का नाम है गौरमोता या गुहारमोता। गौरमोता भी कहीं कहीं आप पढ़ेंगे और कहीं कहीं गुहारमोता, गौरमोता या गुहारमोता। और भारत का पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, तो भारत का पूर्वी बिंदु है, भारत के पूर्व में सबसे लास्ट में जो प्रदेश है, उस प्रदेश का नाम है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ही है, उसका नाम है किबिथु। जो अंतिम बिंदु है, पूर्वी अंतिम बिंदु है, उसका नाम है किबिथु। इस प्रकार आप समझ लिए कि उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा काल पहले जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से बट गया तो इंदिरा काल जो है अब लद्दाख में पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है आपका इंदिरा काल, और नीचे जो है यहाँ पे सबसे स्थल में पड़ता है कन्याकुमारी। अंडमान निकोबार का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, उस बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इधर वाले बिंदु को जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो लास्टतम बिंदु है, यहीं पे यह लास्टतम बिंदु है, यहाँ पे जो बनता है, इस बिंदु को हम कहते हैं किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और इधर वाला जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहते हैं गौरमोता या गुहारमोता। यह समझने के बाद अब आप समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन रेखा का नाम। तो भारत यह है, पाकिस्तान यहीं से शुरू होता है और यहाँ तक गुजरात तक आता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो विभाजन रेखा है, उस विभाजन रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। लेकिन आप जब सुने होंगे एलओसी भी एक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है एलओसी, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन यह लाइन ऑफ कंट्रोल केवल जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यह जो रेड क्लिफ रेखा है, वो तो यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ आपका पंजाब के बाद राजस्थान के बाद गुजरात तक जो है, इस रेखा का जो निर्धारण किया गया है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और जो एलओसी आप समझेंगे तो कारगिल यानी कि जम्मू कश्मीर में ही केवल लगाया गया है एलओसी। अब उसके बाद समझेंगे कि भारत और चीन के विभाजन रेखा का नाम। भारत और चीन के जो बीच विभाजन, तो चीन यहाँ से शुरू होता है, लगभग यहीं से शुरुआत होगा। तो जो चीन का जो विभाजन रेखा है, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन का जो विभाजन करके रेखा बनाया गया है, उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। लेकिन अभी हाल ही में एक तनाव में आप सुने होंगे एलएसी रेखा। एलएसी का मतलब क्या हुआ? एलएसी का मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा। तो यह जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक जो रेखा है, इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। लेकिन जहाँ पे तनाव ज्यादा है, जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यहाँ उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में एक रेखा है, उस रेखा का नाम है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसके बाद समझेंगे भारत और अफगानिस्तान विभाजन रेखा। भारत अफगानिस्तान बस थोड़ा सा भारत से कनेक्ट करता है, मात्र 106 किलोमीटर। तो उस रेखा का जो निर्धारण हुआ, उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान जिस रेखा से अलग होती हैं, उस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। अब उसके बाद समझेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान विभाजन रेखा। तो पाकिस्तान, यहाँ जब आप नक्शा बनाएंगे तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा, उस रेखा का नाम है, उसका भी डुरंड रेखा ही नाम है। तो यहाँ तक आप समझ गए। फिर अब यहाँ से समझेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यह है आपका कर्क। यह विश्व के जो पृथ्वी पे आपका भारत यहाँ पे मैंने दर्शा दिया। अब इसमें कर्क रेखा जाती है। इसमें जो है पृथ्वी पे ना 23.5 डिग्री ऊपर से जब गुजरेगी तो उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे से जब गुजरती है तो इसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो हमको बस मकर रेखा से कोई मतलब नहीं, हम मकर रेखा तो नीचे से जाती है, लेकिन ऊपर से जा रही है कौन? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, यही से कर्क रेखा घुसती है मिजोरम से। ये आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है। तो पहला राज्य जो है भारत से होकर गुजरने वाला में से यह है मिजोरम। भारत में पहले मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, उसके बाद जो है इधर से आपका निकल जाता है गुजरात होते हुए। तो भारत में इस प्रकार से रेखा जो है निकल जाती है। अब इसके बाद समझेंगे कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके नीचे वाला, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु जो है बाघ होता है, और भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु आपसे पूछे तब हाथी होगा।
केवल राष्ट्रीय पशु होगा तब तो बाघ होगा, लेकिन विरासत पशु पूछे तो हाथी। राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर। अब समझिए, जिस प्रकार झंडा को जला देने से देशद्रोह का मुकदमा लगता है, उसी तरह अगर राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर को यदि आप मार देते हैं तो देशद्रोह का मुकदमा लगता है। हाथी को मार देने पर, बाघ को मार देने पर, इन सब चीज को हत्या कर देने पर या नुकसान पहुंचाने पर आप पे देशद्रोह का मुकदमा लगता है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारे देश का जो है बरगद है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी है। हमारे देश का राष्ट्रीय फल जो है वह आम है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय मिठाई है वह जलेबी है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय वाक्य है वह सत्यमेव जयते है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह तिरंगा है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह है अशोक का चिन्ह। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है वह जनगण मन नायक जय वाला जो 52 सेकंड में गाया जाता है वह है। और हमारे देश का जो गीत है वह है वंदे मातरम। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय नदी है वह है गंगा। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। इस प्रकार से मैं भारत की भौगोलिक की स्थिति में बहुत सारे पॉइंटों पर चर्चा किया और आशा करता हूं कि इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।